जय हिंद दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे एक हार्वर्ड का प्रोफेसर जो ड्रग्स लेता था सेवा फाउंडेशन और बाबा नीम करौली का दास बन गया। एक लड़का जो इस पिक्चर में महाराज जी के पीछे खड़ा है, महाराज जी के साथ 2 साल तक रह रहे थे। महाराज जी के कहने पर कैसे स्मॉल पॉक्स को दूर करने के लिए गए और 2008 में टाइम्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 लोगों में उनका स्थान आया। इसमें आपको बताएंगे किस तरह से एक आदमी रात में टाटा के घर का दरवाज़ा खटखटाता है चिचक को दूर करने के लिए, और जेआरडी टाटा तुरंत तैयार हो जाते हैं और 72 घंटे में जेआरडी टाटा ने जो मदद की वह भारत में चिचक के उन्मूलन के लिए अहम योगदान साबित हुआ। हॉलीवुड एक्ट्रेस जो नीम करौली बाबा की तस्वीर देख के हिंदू धर्म अपना लेती है, वह 1 दशक तक वर्ल्ड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी रहती है और उनकी फीस 4 करोड़ रुपए 1 मिनट तक चले जाते हैं। कैसे एक व्यक्ति जेफरी कैगल नीम करौली बाबा का दर्शन करके केवल कीर्तन गाते गाते अमेरिका के ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर ब्राह्मण परिवार में हुआ 1900 सन के आसपास। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर वन में चले गए साधना के लिए। करीब 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धि की प्राप्ति हुई। एक बार की कथा है, जब नीम करौली बाबा 20 वर्ष के आसपास के थे, तब काफ़ी भूखे प्यासे थे, तो उन्हें कहीं और जाना था खाने के लिए। तो वो एक ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट के और फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ गए। जब ड्राइवर और कंडक्टर ने उनको देखा कि इस बाबा के पास टिकट नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन ट्रेन रोक दी और बाबा से उतरने को कहा। बाबा ने जब उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने नहीं मानी और बाबा को धक्के देके उतार दिया। तब बाबा जहाँ उतारा वहीं पे पलाथी मार के बैठ गए और ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन चली नहीं, ड्राइवर ने बहुत कोशिश कर ली, नहीं चली। तब एक लोकल मजिस्ट्रेट जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने उनसे बोला कि यह एक सिद्ध बाबा है, इनको ट्रेन में सादर आप ले लीजिए, नहीं तो ये ट्रेन हो सकता है कभी चले नहीं। लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर माने नहीं। उन्होंने दूसरा इंजन बुलाया और ट्रेन को टो करने के लिए कोशिश किया। दूसरे इंजन को टो करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। फिर काफ़ी थक हार के इन्होंने सोचा कि अब बाबा के पास जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बाबा को वापस ट्रेन में बैठाते हैं, शायद इसी से चल जाए। तो बाबा के पास गए तो बाबा ने 2 शर्तें रखी। जिस स्थान पे यहाँ ट्रेन रुकी है, यहाँ पे एक स्टेशन बनेगा, क्योंकि लोगों को बहुत दूर से चलना पड़ता है रेल ट्रेन पकड़ने के लिए, और तुम साधुओं का सम्मान करोगे हमेशा, चाहे वो किसी भी वेश में हो। ऑफिशियल ने उनकी सबकी बात रखी, उन्होंने बोला हाँ ऐसा ही होगा, और महाराज जी को ट्रेन में बैठाया। जैसे ही महाराज जी ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी बिना किसी टोइंग इंजन के, अपने ही इंजन से चल पड़ी। और ऑफिशियल्स ने अपना वादा निभाया भी। वहाँ उस स्थान पर उन्होंने एक स्टेशन बनवाया। उस स्थान का नाम है नीम करौली। बाबा जी वहाँ रहे तो उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। नीम करौली बाबा के भारत में कई आश्रम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वह कैंची आश्रम में रहे। वहाँ अंत समय तक वो रहे। उनके कुछ शिष्यों के बारे में आपको बताते हैं। उनके एक शिष्य थे रिचर्ड अल्पर्ट, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, पीएचडी साइकोलॉजी थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वह LSD एक ड्रग्स थी जिसका वह सेवन करते थे नशे के लिए, और उस पर अध्ययन कर रहे थे। तो वह ड्रग लेके भारत में अपने मित्र के साथ आए और उन्होंने नीम करौली बाबा के दर्शन किए। जब वो नीम करौली बाबा से पहली बार मिले तो उनके जो मित्र थे भगवान दास, उन्होंने बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन रिचर्ड एल्पर्ट ने प्रणाम नहीं किया। उन्होंने बोला मैं तो हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ और मैं क्यों प्रणाम करूँ। इस घटना के बाद रिचर्ड एल्पर्ट अपने कमरे में आ गए होटल में। रात में उन्हें नदी के किनारे टहलते हुए अपनी माँ की याद आने लगी, जो माँ उन्हें 9 महीने पहले छोड़ के चली गई थी। उनकी माँ को स्प्लीन की बीमारी हो गई थी जिससे वह गुजरी थी।
अगले दिन रिचर्ड एल्पर्ट जब महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी उनको देख के बोलते हैं, कल तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। रिचर्ड एल्पर्ट को यह सुनकर बहुत आश्चर्य लगता है। उन्होंने ये घटना किसी को बताई नहीं थी, महाराज जी को कैसे पता लगी। फिर रिचर्ड एल्पर्ट के जेब में LSD की गोलियाँ थी। महाराज जी ने उनसे पूछा, ये गोली क्या काम आती है? रिचर्ड एल्पर्ट ने बोला कि यह नशे के काम आती है। ये एक गोली काफ़ी पावरफुल होती है नशे के लिए। महाराज जी ने यह सुना तो एक एक करके 4 गोली गटक गए। यह सुनकर रिचर्ड एल्पर्ट सोचे, 4 गोली गटकने के बाद आदमी बैठा भी नहीं रह सकता। लेकिन महाराज जी घंटों तक उसके बाद उनसे साथ बातें करते रहे। रिचर्ड एल्पर्ट को यह समझ में नहीं आया किस तरह से एक योगी 4 गोली गटकने के बाद भी नियमित रह सकता है। महाराज जी ने उन्हें बताया कि तुम जिस आनंद की तलाश में LSD लेते हो, वह आनंद मेरे पास आध्यात्मिक अनुभव से मौजूद है। रिचर्ड एल्पर्ट को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। वे होटल में पहुंचकर रोने लगे, बहुत देर तक रोए और वो अपनी किताब मिरेकल्स ऑफ लव में लिखते हैं, आई हैड कम होम, मुझे अपना घर मिल गया था, मैं जिसको ढूंढ रहा था वह मुझे मिल चुका था। उसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट की दुनिया चेंज हो जाती है। तो रिचर्ड एल्पर्ट महाराज जी के शिष्य बन जाते हैं। उनका नाम महाराज जी रामदास रखते हैं। रिचर्ड एल्पर्ट फिर अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में वे एक किताब लॉन्च करते हैं, बी हियर नाउ। वह अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है उस साल की 1971 में। बी हियर नाउ उस जमाने की पहली किताबों में से एक है जहां एक नॉन बॉर्न हिंदू एक योगी बन जाता है, महाराज जी का शिष्य। रिचर्ड एल्पर्ट जब 1971 में वापस इंडिया आए तो महाराज जी को ढूंढते ढूंढते एक बस में अपने 24 दोस्तों के साथ एक बस से निकल पड़े। बोध गया से दिल्ली आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि संगम चलना चाहिए। तो उन्होंने बस को संगम चलने के लिए बोल दिया। जैसे ही वो संगम के घाट में पहुंचे, उन्हें नीम करौली बाबा दिखाई पड़े। नीम करौली बाबा ने उन्हें आकर उनका सत्कार किया और उन्हें ले गए एक घर में, जहां सुबह उन्होंने बोल रखा था कि आज मेरे 24 शिष्य आएंगे, तुम उनके लिए खाना तैयार रखना। और रिचर्ड एल्पर्ट और उनके दोस्त कुल मिला के 24 ही थे। जब उन्होंने वहाँ पे पूरी सब्जी, चाय, कीर्तन और जलेबी खाई। रिचर्ड एल्पर्ट ने न्यू मैक्सिको टाउस में एक हनुमान मंदिर बनाया है, जहाँ पे वे आरती करते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत सुंदर आरती करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें नीम करौली बाबा की 2000 से ज़्यादा कहानियों का संग्रह है। उनका चैनल है बी हियर नाउ, उनकी किताब है बी हियर नाउ, जिसकी सारी कमाई ये हनुमान मंदिर टाउस में न्यू मैक्सिको के ऊपर जाती है। कहानी सुनाते हैं लैरी ब्रिलियंट की, जो अमेरिका में पैदा हुए थे, डॉक्टर थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर बाबा के साथ 2 साल से कैंची में रह रहे थे अपनी वाइफ गिरजा ब्रिलियंट के साथ। इनका पूरा नाम था लैरी ब्रिलियंट। स्मॉल पॉक्स चेचक की वहाँ महामारी भारत में छाई हुई थी। 1974 में चेचक से 31,000 लोग मृत हो गए, 1,88,000 इन्फेक्शंस हुए। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक को WHO ने मोस्ट सीवर का स्थान दिया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में 1974 में जितने केसेस थे वे पूरी दुनिया के 3/4 केसेस थे। मई तक 1974 में केसेस 48,000 से ऊपर जा चुके थे। एक सप्ताह में 11,000 से ज़्यादा चेचक के केस आ रहे थे। चेचक एक बहुत भयानक बीमारी है जिससे अंधापन और ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है। एक दिन लैरी ब्रिलियंट अपनी
कथा में लिखते हैं मिरेकल ऑफ लव में, मैं जुलाई 1973 में नीम करौली बाबा ने उनको बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ और सेवा करो और यूनाइटेड नेशन UNO में जाओ और वहाँ चेचक के लिए तुम काम करो। तो ये इनके गुरु थे, तो इन्होंने सोचा कि अब तो बाबा जी ने बोला है तो जाना पड़ेगा। तो इन्होंने दिल्ली गए जहाँ WHO का ऑफिस था। यहाँ एक फ्रेंच डॉक्टर है निकोल ग्रासेट, जो इस स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम को रन करती है, इनसे जाके मिल लीजिए। जब लैरी ब्रिलियंट ने फ्रेंच डॉक्टर निकोल ग्रासेट को बताया कि मुझे काम चाहिए WHO में चेचक को उन्मूलन के लिए, तो निकोल ग्रासेट ने डॉक्टर ने कहा कि अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है अमेरिकन डॉक्टर के लिए और हम आपको ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास पब्लिक सर्विस का अनुभव नहीं है और आपने अभी तक कोई स्मॉल पॉक्स का कोई केस भी हैंडल नहीं किया है। तो लैरी ब्रिलियंट वापस कैंची आ गए। फिर कुछ दिनों बाद महाराज जी ने उनको बोला, अभी तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ WHO में और चेचक के लिए कुछ काम करो। ये महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त थे, ये कभी महाराज जी की बात नहीं टालते थे, उनको क्यों भी नहीं पूछते थे। वापस इन्होंने तांगा, बस, ऑटो सब कुछ लेके दिल्ली के WHO ऑफिस में गए, वापस निकोल ग्रासेट से मिले। उन्होंने पूछा, मेरे लिए कोई जॉब है, मेरे गुरु ने मुझे भेजा है यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि चेचक के लिए काम करना है। अब वो निकोल ग्रासेट ने उनको फिर यही जवाब दिया, नहीं अभी कोई जगह नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे कई महीने बीत गए और लैरी ब्रिलियंट को 13 बार निकोल ग्रासेट ने मना करके वापस कैंची आश्रम भेज दिया था। फिर एक दिन लैरी ब्रिलियंट जब महाराज जी के सामने बैठे हुए थे, फिर महाराज जी ने बोला, जाओ अपना जॉब ढूंढो WHO में और चेचक के लिए काम करो। फिर वे चल पड़े। तो उस दिन जब गए तो WHO स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड के हेड जेनेवा से आए थे, उनका नाम था हेंडरसन। उन्होंने उनसे बात की और बोला कि भारत सरकार अमेरिकन डॉक्टर्स को हायर नहीं करना चाहती, अगर तुम्हें स्मॉल पॉक्स में काम करना है तो तुम पाकिस्तान में जाके कर सकते हो। तो लैरी ब्रिलियंट ने बोला, मुझे अपने गुरु से पूछना पड़ेगा। तो वे वापस कैंची आश्रम आ गए। कैंची आश्रम में उन्होंने अपने गुरु से बोला, तो गुरु ने चिल्ला कर बोला, नहीं, तुम्हें भारत में काम करना है। तो यह सुन के वे वापस WHO के ऑफिस में चले गए और उन्होंने काम मांगा। जब वे फिर निकोल गैरेट के पास गए, तब निकोल गैरेट ने बोला कि अभी एक आश्चर्य की चीज़ हुई है, मेरे अंदर एक ऊर्जा आई है कि मुझे एक एडमिन असिस्टेंट की ज़रूरत है जो लिख और टाइप कर सकता है। लैरी ब्रिलियंट ने कहा, हाँ मैं लिख सकता हूँ और टाइप भी कर सकता हूँ। तो निकोल गैरेट ने कहा, हम तुम्हें एडमिन असिस्टेंट्स हायर कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर हायर करने के लिए तुम्हें अभी हमारे पास जगह नहीं और इंडियन गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करेगी। लैरी ब्रिलियंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन गए थे, लेकिन उन्हें तो महाराज जी ने बोला था तुम्हें गांव में जाके टीकाकरण वैक्सीन करना है स्मॉल पॉक्स के लिए। लैरी ब्रिलियंट ने वापस आके महाराज जी को बोला, मुझे तो यही नौकरी मिली है, तो UN में इस नौकरी के लिए भी मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट से आएगा, और अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलने का बहुत कम संभावना है क्योंकि मैं अमेरिकन सरकार का विरोधी रहा हूँ। जब उस समय वियतनाम वार में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था, तब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अमेरिकन सरकार का विरोध कर रहा था। तो महाराज जी ने चुपचाप उनको बोला कि मैं कुछ देखता हूँ। उसी समय जो डॉक्टर हेंडरसन थे स्मॉल पॉक्स के हेड वर्ल्ड के, वो अमेरिकन एम्बेसी में स्विट्ज़रलैंड में एक पार्टी कर रहे थे। उन्हें अमेरिकन एम्बेसडर ने पूछा कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन के लिए अमेरिका ने क्या किया है। हेंडरसन ने बोला कि स्विट्ज़रलैंड ने उन्हें बहुत धन दिया है, रशिया ने उन्हें वैक्सीन दिया है, अमेरिका ने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर है अमेरिकन जो काम करना चाहता है इंडिया में स्मॉल पॉक्स के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। तो एम्बेसी में उनको बोला कौन सी सिक्योरिटी क्लियरेंस, तो उसने बोला ये सिक्योरिटी क्लियरेंस जो UNO में काम करने के लिए अमेरिका को चाहिए होती है। उन्होंने उसी वक्त WHO दिल्ली के ऑफिस में सिक्योरिटी क्लियरेंस टेलीग्राम की और उनकी नौकरी पक्की हो गई। सो लैरी ब्रिलियंट अब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट काम करने लग गए थे।
WHO दिल्ली के ऑफिस में। लैरी ब्रिलियंट का काम ऑफिस का काम था, वे गांव में जाके लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकते थे। तो एक बार 2 रशियन डॉक्टर जो उनकी टीम में थे वे काम पे नहीं आ पाए, तो कि WHO के पास कोई आदमी नहीं था जो गांव में जाके लोगों से वैक्सीन के लिए बोल सके। तो उन्होंने लैरी ब्रिलियंट से पूछा, क्या तुम जाके कर सकते हो? लैरी ब्रिलियंट तो इसी काम के लिए आए थे, उनके गुरु ने इसी की आज्ञा दी थी, वे तैयार हो गए। फिर वे एक सिविल डॉक्टर के पास गए एक गांव में। तो सिविल डॉक्टर को उन्होंने बोला, तो सिविल डॉक्टर ने उन्हें बोला, आने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि स्मॉल पॉक्स को दूर भगाना इतना आसान नहीं है। और वो उनको गाड़ी तक छोड़ने आया। लैरी ब्रिलियंट और गिरजा ब्रिलियंट जिस जीप में जाते थे उस जीप में वे महाराज जी की तस्वीर रखते थे। तो जो सिविल डॉक्टर उन्हें बाहर जीप तक छोड़ने आया था, उसने उस तस्वीर को देख के पूछा, ये तुम इन्हें कैसे जानते हो? लैरी ब्रिलियंट ने जवाब दिया, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने बुलाया कि चेचक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ काम करता हूँ। यह सुनकर एकदम से सिविल डॉक्टर बोला कि चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं कैसे करना है चेचक के लिए, जो भी कर सकते हैं, इन्होंने बुलाया तो जरूर सत्य होगा। यह सुनकर लैरी ब्रिलियंट और गिरजा ब्रिलियंट उस डॉक्टर के साथ गए। उन्होंने प्लान बनाया लोगों को वैक्सीन करने का। उसके बाद से जहाँ भी जाते, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाते, उन्हें यही जवाब मिलता, स्मॉल पॉक्स को, चेचक को हराना इतना आसान नहीं है, तुम जाके कुछ और काम कर लो। लेकिन वे फिर बताते कि हमें कैंची धाम के महाराज जी ने बोला है कि चेचक इस भारत यहाँ से ख़त्म हो जाए। यह सुन के इंडियन ऑफिसर्स का मन बदल जाता और वो बोलते, फिर उन्होंने बोला है तो जरूर सत्य होगा। और वे कुछ प्लान बनाने लग जाते, जो भी उनके हाथ में होता वे उनकी मदद करने लग जाते। लैरी ब्रिलियंट जब जमशेदपुर बिहार में थे, तब उन्होंने बिहार के स्टेशन पे चेचक रोगियों को देखकर उनका मन बड़ा उद्वेलित हुआ और वह बड़े परेशान होकर उनको पता लगा कि यहाँ टाटा स्टील एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बसाया हुआ नगर है और वह इंडस्ट्रियलिस्ट ही इस नगर की देखभाल करता है। तब उन्हें बड़ा परेशानी हुई कि इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ चेचक के लिए क्या किया है। और वे टाटा स्टील के चेयरमैन उस समय रूसी मोदी थे, उनके घर पहुंच गए रात में 12 बजे और खटखटाया। रूसी मोदी खाना खा के लेटे ही थे, वे बाहर आके चिल्ला के बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तो लैरी ब्रिलियंट ने बोला कि यहाँ चेचक के मरीज जितने हैं, आप यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा स्टील के चेयरमैन हैं, आप लोगों ने क्या किया है? अगर आप मदद करें तो ये सब ठीक हो सकते हैं और कितनी जानें बच सकती है। रूसी मोदी यह सुनकर थोड़े शांत हुए और उन्होंने बोला कि मैं JRD से बात करता हूँ, जिनका नाम JRD टाटा था, और फिर मैं तुम्हें कल बताता हूँ। उन्होंने JRD टाटा को फ़ोन किया। JRD टाटा ने उनको अपने घर बुलाया दिल्ली और उनसे बोला कि इस काम के लिए जो भी मदद ज़रूरत होगी वो करेंगे। उस समय JRD टाटा ने उनको 47 लाख रुपए दिए थे, 50 डॉक्टर, 200 पैरामेडिकल सुपरवाइज़र, 600 सर्च वर्कर, 50 जीप और टाटा के मैनेजमेंट जो इसका कैलकुलेशन कर रहा था, पैसे का, रिसोर्सेज का, वह सब टाटा का था और टाटा ने उनको सारी क्लियरेंस दिलवाई। अंत में चेचक का लास्ट केस 1975 के आखिर में 3 साल की लड़की रहीमा बानो बांग्लादेश में देखा गया था, जिसे लैरी ब्रिलियंट ने जाकर उपचार किया था। उसके बाद से चेचक दुनिया में देखा नहीं गया है। लैरी ब्रिलियंट को google.org का चेयरमैन बनाया गया। स्कॉल फाउंडेशन के चेयरमैन थे जो जेफ स्कॉल ने स्टार्ट किया था और जेफ स्कॉल eBay के फाउंडर हैं। लैरी ब्रिलियंट को 2008 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में उनका स्थान दिया था। जूलिया फेना रॉबर्ट्स एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। उन्होंने ABC को एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने नीम करोली बाबा की तस्वीर देख के हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्हें उस तस्वीर से इतना अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद वे हिंदू धर्म का पालन करने लगे। जूलिया रॉबर्ट्स को 2001 में ऑस्कर मिला था एरिन ब्रॉचकोविच की मूवी के लिए। उन्हें 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी मूवीज़ ने कलेक्शन 3.9 बिलियन के आसपास किया है, जो अभी की रेट से 32,000 करोड़ रुपए का होता है।
जूलिया रॉबर्ट्स 1990 और 2000 के शुरू में वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। उन्हें सन 2000 में मूवी एरिन ब्रॉचकोविच के लिए $20 मिलियन का मेहनताना दिया गया था, 160 करोड़। 2003 में मोनालिसा इस्माइल के लिए उन्हें $25 मिलियन मिले थे, जो अभी की रेट से 200 करोड़ रुपए। जूलिया रॉबर्ट्स की एक मूवी आई थी वैलेंटाइन डे 2010 के अंदर, उन्हें 6 मिनट के रोल के लिए $3 मिलियन 24 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1 मिनट के 4 करोड़ रुपए। वह मूवी हिट हुई थी। उसके बाद उन्हें प्रोड्यूसर ने बोला था इस मूवी की अर्निंग में जो भी 3% ग्रॉस होगा वो भी उन्हें मिलेगा इस मेहनताने के अलावा। जूलिया रॉबर्ट्स के 3 बच्चे हैं। उन बच्चों के नाम है लक्ष्मी, गणेश और कृष्ण बलराम। कृष्णदास का जन्म न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में जेफरी केगल के नाम से हुआ था। कृष्णदास जब 21 साल के थे तब उन्हें गिटार का शौक था, लेकिन ज़्यादातर समय वो अकेले बिताते थे। फिर जब रिचर्ड एल्पर्ट से मिले तब उनकी प्रेरणा से वह कैंची धाम महाराज जी से मिलने के लिए आए। जब वे कैंची धाम महाराज जी से मिलने के लिए आए तो उनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ महाराज जी का, उन्होंने वहाँ 18 महीने तक रहे। 18 महीने रहने के दौरान महाराज जी ने उनका नाम कृष्णदास रखा। कृष्णदास का नाम ज़्यादातर कीर्तन और भगवान के नाम के लिए लिया जाता है, जो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। कृष्णदास को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं। उनका एल्बम 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल की संस्थापना की थी तब लैरी ब्रिलियंट के साथ उनके एक खास किस्सा हुआ था, वो मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वह भी कहते हैं जब वे 1 महीने तक भारत की यात्रा पे थे तो उन्हें नीम करौली बाबा के आश्रम, कैंची आश्रम में उन्हें एहसास हुआ अगर सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने लग जाएं तो यह दुनिया कितनी ही बदल जाएगी। उसके बाद उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की थी। उसके बाद आप सब जानते हैं। जेफरी स्टुअर्ट स्कॉल कैनेडियन इंजीनियर हैं, बिलियनर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ये ईबे के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जेफरी स्कॉल ने स्कॉल फाउंडेशन बनाया था जिसे लैरी ब्रिलियंट ने हेड किया था। ये भी नीम करौली बाबा के अनन्य भक्त थे। जय उत्तल एक ग्रैमी नॉमिनेटेड म्यूजिक कंपोजर हैं, अमेरिकन रॉक और जैज को गाते हैं, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, एकस्टिक वोकलिस्ट हैं और मल्टी कल्चरल फ्यूजन के लिए जाने जाते हैं। लैरी पेज जो गूगल के को फाउंडर हैं, वे भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं। दोस्तों, नीम करौली बाबा का कहते थे, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट केम हियर टू सर्व द ह्यूमन बीइंग। मेरा काम केवल मानवता की सेवा के लिए हुआ है। बोला यहाँ बैठ खिला दो, बोला दूध दे दो, वहाँ कल का भूरा बोला ना दूध बना के ऐसे दे दो अंग्रेज को, ला उसको वो भूखा है। कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया? तुमको पूरी दी, सबको पूरी नहीं दी? तुमने नाश्ता किया? नहीं किया बाबा।
दो नाश्ता इनको, सबको नाश्ता। इतना दूध मिला, कल से खाया नहीं है, ना बैठ खा। कपड़े वाले जाओ खिलाना माँ, जाओ अब जाओ खिलाना। अच्छे महाराज जा रहे। वह कहते थे लव ऑल सर्व ऑल फीड ऑल। जय हिंद दोस्तों।